नमस्कार दोस्तों। एसएससी रेलवे बैच पर सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीजीएल एसएससी सीजीएल के 2022 के पेपर के बारे में, जो कि दिसंबर माह में कंडक्ट करवाए गए थे। तो 1 दिसंबर का ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो, और यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल के सारे पेपर कंटिन्यू देखने को मिलेंगे और ये फुल डिस्क्रिप्टिव के साथ में होंगे कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन 4 ऑप्शनों से अगला कौन सा नया प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाली शिफ्ट में बन सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा एनालिसिस किया जाएगा इसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए क्षेत्र में कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक। सार्वजनिक जो है वो सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य परिभाषा में केवल कार्य के बजाय सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण शामिल है, और इस तरह इसके उदाहरण के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का प्रयोग या सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन शामिल है। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1971 में खालिस्तान में हुई थी। कहां पर हुई थी? आपसे ये पूछा गया, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1971 में कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी बनारस में हुई थी। ठीक है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, और जोनाथन डंकन और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज जिसे अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कहा जाता है, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कहा जाता है, कलकत्ता में है, और ये एक राज्य अधिकृत विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये बनारस विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन इसे भी हिंदू कॉलेज बोला जाता था, जिसे अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कहा जाता है, और ये कलकत्ता में है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 1958 में संस्कृत कॉलेज एक विश्वविद्यालय बन गया, और 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद और शिक्षा मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी द्वारा 22 मार्च 1958 को वाराणसी में स्थापित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सिविल सेवा शुरू की गई। काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सिविल सर्विस किसने शुरू की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने शिक्षा पर काफी जोर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू की गई थी। यह प्रश्न भी काफी बार आपकी एसएससी एग्जाम में पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी 1793 ईस्वी में। ठीक है, गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे की शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो हमने देखे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? ये मराठी भाषा में ज्योतिबा फुले ने 1873 में लिखी थी गुलामगिरी, जो कि एक मराठी भाषा थी। महात्मा ज्योतिबा फुले गुलामगिरी को जाति व्यवस्था का विरोध करने वाली शुरुआती साहित्य में से एक माना है। ठीक है, यह 1873 में मराठी भाषा में लिखा गया था गुलामगिरी। यह 1885 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए 16 भाग के निबंध है, और 4 गीतात्मक पदों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। यह ढोंडीबा और ज्योतिबा नामक पात्र के बीच की बातचीत के रूप में लिखा गया एक ग्रंथ है। ठीक है, ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल 1827 से 28 नवंबर 1890 महाराष्ट्र में जन्मे भारतीय समाज सुधारक, लेखक और जाति विरोधी नायक थे। जब महिलाओं की शिक्षा की बात आई तो वह और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में अग्रणीय विचार थे। ठीक है, तो इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया महिलाओं की शिक्षा को लेकर। 1848 में फुले ने दैत्य साहब भिंडे के घर, जिसे भिडेवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें पुणे में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय स्थापित किया था। ये ज्योतिबा फुले ने ही किया था। ठीक है, निचली जातियों के सदस्यों के लिए समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ सत्यशोधक समाज सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? तो आपको रबी और खरीफ की फसलों का ध्यान में रख के जाना है, आपसे जरूर पूछा जाता है। जो और चना
यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार एकदम करेक्ट आंसर है। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती है और वसंत ऋतु में काटी जाती है। इनमें मुख्य रूप से जौ, चना, मटर, मसूर आदि शामिल है। ठीक है। खरीफ की फसलें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में बोई जाने वाली फसलें खरीफ या मानसून की फसलें कहलाती है। ठीक है। इनमें मुख्य रूप से चावल, मक्का, दालें जैसे उड़द, मूंग दाल, बाजरा प्रमुख है। ये खरीफ की फसलें हैं। इसे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। और जायद की फसलों की बात करें तो ये गर्मियों के मौसम में मार्च से जुलाई में उपयोग में ली जाती है, जिनमें ज्यादातर फल सब्जियां होती है। ठीक है। ककड़ी, खरबूजे वगैरह इस तरीके की ये फसलें होती है, जायद की फसलें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जीवों के उदाहरण की पहचान कीजिए जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले जीव रूप है। तो ये प्राणी प्लवक है जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले जीव है। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई तक नहीं देते और ये पानी में बहते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है। तो प्राणी प्लवक के बारे में बात करें तो ये विश्व भर में ताजा और समुद्री जलों में पाई जाने वाले जानवरों की कई छोटी प्रजातियों को दिया जाने वाला एक सामान्य नाम है। प्राणी प्लवक शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है घूमने वाले जानवर, यानी कि इधर उधर घूमते रहते हैं पानी के अंदर ही। ठीक है। वे जलधाराओं में तैरते रहते हैं और लहरों के साथ बहते रहते हैं। इनमें से अधिकतर जानवर तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि केवल उन्हें सूक्ष्म दृष्टि से ही देख सकते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां 8 फीट की लंबाई तक पहुंच सक जाती है, यानी कि कुछ प्रजातियां 8 फीट की लंबाई तक होती हैं जो पानी में इधर उधर घूमती रहती है, और कुछ इतनी छोटी होती है कि उन्हें सिर्फ सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है। तो प्राणी प्लवक के दो सामान्य समूह मौजूद है जो अपने पूरे जीवन में प्लेक्टोनिक बने रहते हैं, और वे जो बड़े जीवन रूपों के लार्वा में चरण करते रहते हैं। ठीक है। प्राणी प्लवक के कुछ उदाहरण हैं जैसे क्रेल, जेलीफिश, पुर्तगाली मैनोवार और स्क्विड जो होती है वो भी एक प्राणी प्लवक के अंदर ही आती है। ठीक है। पादप प्लवक ग्रीक शब्द फाइटो और प्लेक्टन घूमने या भाव के लिए बनाया गया है। फाइटो यानी पौधे से बना हुआ है और प्लेक्टन घूमने या भाव के लिए बनाया गया। तो ये होता है पादप प्लवक। ये ज्यादातर नमकीन और ताजा दोनों जलों के वातावरण में रहते हैं। ये पादप प्लवक, कुछ पादप प्लवक बैक्टीरिया है, कुछ प्रोटिस्ट है और अधिकांश एक कोशिकीय पौधे होते हैं। सामान्य प्रकारों में साइनोबैक्टीरिया, सिल्का, संलग्न डाइटम, डाइनोफ्लेगेलेट्स, हरित शैवाल और चौक लेपित कोकिलोफोरस है। ठीक है। तो ये इसके कुछ सामान्य उदाहरण है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की? ये वुहान शहर जो चीन का है, जहां से कोरोना की उत्पत्ति मानी जा रही है। तो वुहान शहर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद आयोजित हुए थे 2019 के। ठीक है। ये 7वें CISM विश्व खेल थे जो 2019 चीन के वुहान शहर में आयोजित किए गए। सैन्य खेल 18 से 27 अक्टूबर 2019 तक आदर्श वाक्य सैन्य गौरव विश्व शांति के तहत खेले गए। यह चीन में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बहु खेल था। ठीक है। यह घटना 4 वर्षों में एक बार होती है, यानी कि ये खेल 4 वर्षों में एक बार होते हैं। स्टैंडिंग में चीन सबसे ऊपर था और भारत का स्थान इस समय 2019 में 27वें नंबर पे था। ठीक है। और इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देखें। सैन्य विश्व खेल रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों के आयोजन से 1 वर्ष पहले आयोजित एक बहु खेल आयोजन है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पहला खेल आयोजित किया गया था। रूस 2023 सैन्य खेलों का आयोजन करने के लिए अभी तैयार है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? ये किराना घराने के थे। ठीक है। तो ये आपको जयपुर घराने, ग्वालियर, दिल्ली घराने, इन सबसे एक क्वेश्चन तो जरूर आपकी कोई सी रिसिप्ट में पूछा जा सकता है, तो आपको जरूर देख के जाना है। ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ घराने दिए गए हैं, उनमें उनके संस्थापक के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे ग्वालियर घराना, तो ये ग्वालियर घराने के संस्थापक है उस्ताद हस्सू खां, उस्ताद हद्दू खां, उस्ताद नादू खां। तो ये सभी ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। चलते हैं बनारस घराना, तो बनारस घराने से है पंडित गोपाल मिश्रा। ठीक है। ये संस्थापक है बनारस घराने के। आगरा घराने की बात करें तो आगरा घराने से है हाजी सुजान खान, उस्ताद खागे खुदा बख्श, उस्ताद घागे खुदा बख्श। अब बात करते हैं किराना घराने की, तो किराना घराने से संबंधित है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, दोनों ही किराना घराने से संबंधित है। एक का नाम आ चुका है, अगले का अगली सेट में पूछा जा सकता है। पटियाला घराने की बात करें तो उस्ताद फतेह अली और उस्ताद अली बख्श, ये पटियाला घराने से है। दिल्ली घराने से उस्ताद मम्मन खां है। ठीक है। और लास्ट का मेवाती घराना,
ये घग्गे नजीर खान है जो मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख घराने हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर देख लेना, एक बार रीड आउट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, नीतीश कुमार है यहाँ पे, जो 8 सालों से लगातार चले आ रहे हैं। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नीतीश कुमार इससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तहत केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। राजभवन में एक समारोह में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलाई थी। बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। लोकसभा की सीटें बिहार में 40 है, राज्यसभा की सीटें बिहार में 16 है। राजकीय पशु बिहार का गोर है। राजकीय पक्षी बिहार का घरेलू गोरैया है। राष्ट्रीय उद्यान बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोशिका चक्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये बताना आपको। समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, बिल्कुल सही बात। M चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और ऑर्गेनल की प्रतिलिपि बनाती है, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ठीक है, और हमसे पूछा भी ये गया है कि असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि गलत है। ठीक है, और S चरण में DNA की प्रकृति होती है, बिल्कुल सही बात है। G1 चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और ऑर्गेनल की प्रतिलिपि बनाती है, ये होता है G1 चरण में। जबकि M चरण में ही ये बात बता दी है, तो ये M चरण में बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने खालिस्तान में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ये कहाँ पर? तो 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की, तो ये की थी लंदन में। ठीक है, वर्ष 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की शुरुआत की। इंडिया हाउस उत्तरी लंदन के हाई गेट में क्रॉमवेल एवेन्यू में एक छात्र आवास है। ठीक है, छात्र आवास यानी कि छात्रावास है एक तरीके से। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा एक भारतीय देशभक्त, वकील और पत्रकार थे। वे इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस एवं द इंडियन सोशलिस्ट के संस्थापक थे। उन्होंने वर्ष 1905 में इंडिया हाउस द इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना की। द इंडियन सोशलिस्ट एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी। श्याम जी ने 18 फरवरी 1905 को द इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक एक नए संगठन का उद्घाटन भी किया। ठीक है, तो ये थे हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा अशोक गहलोत की सरकार द्वारा लागू की गई थी। वर्तमान में अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान में और अभी चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार ने अपनी बहुत प्रतीक्षित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नौकरी का विवरण लेकर आई है। यानी कि शहरों में ये सरकार एक 100 दिनों का रोजगार लोगों को प्रोवाइड करेगी। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार योजना की घोषणा की। जबकि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सहायता करता है, उसी तरीके से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरों में काम करेगी। सड़क विक्रेताओं के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में ढाबों और रेस्तरां में काम करने वालों के लिए यह योजना नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है? योजना अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष हर साल 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो रोजगार है वो सामान्य प्रकृति के श्रम कार्य के लिए भुगतान की जाने वाली सामग्री की लागत 25:75 के अनुपात में रहेगी, जबकि विशेष कार्यों के लिए यह अनुपात बढ़ा करके 75 से 25 के अनुपात में रहेगा। ठीक है, और इसके पात्र लोगों की बात करें तो 18 से 60 के वे सभी कैंडिडेट जो नगरीय निकाय सीमा के भीतर रहने वाले हैं वो सभी इसके लिए पात्र हैं। और विशेष परिस्थितियों में जैसे महामारी या आपदाओं में प्रवासी मजदूरों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, जो प्रवासी मजदूर है लेकिन यहाँ पे रहते हैं तो उनको भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन आपको करना है। आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से यहाँ संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे कौन सी लाइन यहाँ पे एकदम सही है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण एवं बुनियादी उद्योग से संबंधित थी, नहीं, गलत बात है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम से रिलेटेड थी, हाँ ये बात एकदम करेक्ट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना महानवोदित मॉडल पर थी, नहीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित थी, नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम से रिलेटेड थी, ये बात सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जान लेते हैं
इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका लक्ष्य था कृषि पर केंद्रित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है। और जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। वर्ष 1949 में जब संविधान को अपनाया गया था तब नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे। हालांकि भाग तृतीय से संबंधित मौलिक अधिकार थे। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता है कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्य की अनदेखी ना करे। ठीक है। तो उनको एक मौलिक कर्तव्य दिए गए, 10 मौलिक कर्तव्य के लगभग थे ये। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? ये ओणम त्योहार है जो अगस्त और सितंबर के माह में मनाया जाता है। ठीक है। मकर संक्रांति जनवरी में, बीकानेर महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। ओणम भगवान के लिए अपने देश के रूप में जाने जाने वाला एक भारतीय राज्य है। राज्य केरल में सबसे बड़ी आधिकारिक त्योहार है। बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है ओणम। केरल का एक त्योहार है। मलयाली लोग इसे ओणम त्योहार को वार्षिक फसल की कटाई के रूप में मनाते हैं। ओणम त्योहार केरल में अगस्त और सितंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी के रूप कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा, केजरीवाल की सरकार थी जिन्होंने ये चालू किया। ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने 6 जुलाई 2022 को निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की। ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल है। ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को कार्य पर ही कौशल और विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत 1 वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। ठीक है। दिल्ली के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधानमंडल 1 सदनीय 70 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 7 सीटें हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये सिंगापुर में किया गया था यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण। पहला ग्रीष्मकालीन योग अगस्त 2010 में सिंगापुर में आयोजित किया गया। यूथ ओलंपिक्स गेम्स 15 से 18 वर्ष के एथलीटों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। यूथ ओलंपिक्स गेम्स को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रॉक की पहल पर बनाया गया था। पहला शीतकालीन वाईओसी जनवरी 2022 में इंसब्रुक में आयोजित किया गया था। लुसाने में 2020 शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक दक्षिण कोरिया के गैंगवान में होगा। ठीक है। 2026 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार सेनेगल में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हमने देखे। अगला क्वेश्चन है, कांटेदार झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये शुष्क मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। 250 से 500 मिलीमीटर या 50 से 70 सेंटीमीटर कम मौसमी वर्षा के साथ गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। कांटेदार वन गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पौधे बबूल, ताड़, यूफोर्बिया और नागफनी है। पानी बचाने के लिए तने गुद्देदार होते हैं। पानी की कमी से बचने के लिए झाड़ियां मौसमी रूप से अपनी पत्तियां गिरा देती है। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए छोटी होती है। ठीक है। शुष्क मरुस्थल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। इसमें वर्षा ऋतु कम होती है। यह महत्वपूर्ण मौसमी प्रभाव नहीं दिखाती है। आकाश बादल रहित और साफ होता है। यहाँ नमी जमा होने की तुलना में तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, यानी कि दिन तो अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के दौरान तापमान 50 डिग्री तक बढ़ सकता है और गर्मियों में यह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। रेत और नग्न चट्टानों को गर्म कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी
विकर्ण होती है जिससे सब कुछ गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म मरुस्थलीय रेत एक बहुत ही फीका और थोड़ा रंजित लाल पीला रंग है जो रेत के रंगों के समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी रंग के होते हैं। 0 डिग्री के करीब तापमान के साथ रातें कड़ाके की ठंड हो सकती है, यानी कि गर्म दिन यहाँ पे बहुत तेज गर्म होगा और 0 डिग्री के करीब तापमान के साथ रातें कड़ाके की ठंडी भी हो सकती है। गर्म मरुस्थल का उदाहरण सहारा मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है? विदेशिया। ठीक है, विदेशिया गुजरात से संबंधित नहीं है, जबकि गरबा, डांडिया, बिछड़ू ये सब गुजरात के नृत्य हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नृत्य आपको दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इतने सारे आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, विदेशिया गीत एक महत्वपूर्ण शैली है जो बुंदेलखंड में गाई जाती है। विदेशिया के गीत प्यार, जुदाई और प्रेमिका के समर्थन में पुनर्मिलन के विषय से संबंधित है। विदेशिया गीत अपनों में जल्दी लौटने की याचना करता है। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो एमपी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र को शामिल करता है। बुंदेलखंड उत्तर और पूर्व में भारत गंगा के मैदानी, पश्चिम में बुंदेलखंड और दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यहाँ पर विदेशिया गीत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो ये है सोनल मानसिंह, जिन्हें 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भारतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना बनी। वह 1992 में पद्म विभूषण को सबसे कम उम्र में प्राप्त करता थी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। उम्मीदनी लखिया, ये आपके ऑप्शन है, उम्मीदनी लखिया, सोमना नारायण, सुनैना हजारीवाल, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उम्मीदनी लखिया यह एक भारतीय कथक नृत्यांगना है। वह पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता भी है। सोमना नारायण यह एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। सोमना नारायण, इन्हें पद्म श्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके गुरु बिरजू महाराज थे। ठीक है, जो कि कथक नृत्य के गुरु है। सुनैना हजारीवाल वह जानकी प्रसाद घराने की एक भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्यांगना है। 2011 में उन्हें पद्मश्री के साथ चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, उष्मा गति का तापमान केल्विन में मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है, उद्दीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द मूवेंद्र का क्या अर्थ है? मूवेंद्र करता है तीन प्रमुख। ठीक है, संगम कविताओं में मूवेंद्र का उल्लेख है। यह तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन प्रमुख है। तीन शासक परिवारों जैसे चोल, चेरो और पांडव की आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाने वाला है, जो लगभग 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत में शक्तिशाली हो गए थे। कई कवियों की रचनाएं संगम संग्रह में पाई जाती है, जिन्होंने प्रमुखों की प्रशंसा में कविताओं की रचना की, जो अक्सर उन्हें कीमती पत्थरों से, सोनों, घोड़े, हाथियों, रथों और बढ़िया कपड़ों से पुरस्कृत करते थे। ठीक है, तो ये चोल साम्राज्य, चेर, पांड्या के बारे में है। चेर की बात करें तो वंजी चेर साम्राज्य की राजधानी थी। लिम्पिया और शिलालेख मलयालम भाषा में लिखे गए थे। चोल की बात करें तो तंजौर के शाही चोल के रूप में जाना जाता था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जो पहले पल्लवों का सामंत था। पांड्यों की बात करें तो पांड्यों ने वर्तमान दक्षिणी तमिलनाडु पर शासन किया। पांड्या राजाओं ने तमिल कवियों और विद्वानों के संरक्षण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन पद की समाप्ति के बाद वह जब तक उत्तराधिकारी पद भार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह पद पर बना रहता है। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में थी और इनका 5 वर्ष के लिए अवधि काल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है? ये एंथ्रेसाइट है जो उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है।
एंथ्रासाइट कठोर कोयले की सर्वोच्च गुणवत्ता है। एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोच्च रूपांतरित रूप है। इसमें लगभग 86% निश्चित कार्बन और 14% वाष्पशील पदार्थ होते हैं। एंथ्रासाइट को कोयले का सबसे कम मात्रा वाला रूप माना जाता है। कोयले को सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन माना जाता है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करता है। कोयले का निर्माण लंबे समय तक वृक्ष सामग्री के संपीड़ित होने के कारण होता है। लिग्नाइट कोयला, ये निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट उच्च नमी की सामग्री के साथ नरम है। प्रमुख लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु में नवेली में है। ठीक है, लिग्नाइट का भंडार कहाँ है? तमिलनाडु नवेली में। बिटुमेंस कोयले की बात करें तो ये काला कोयला होता है। ये काला कोयला जिसे गहराई में दबा दिया जाता है और तापमान वृद्धि के अधीन है। बिटुमेंस कोयला वाणिज्यिक उपयोग में सबसे लोकप्रिय कोयला है। दलदल में सड़ने वाले पौधे पीट कोयलों का उत्पादन करते हैं। पीट में कम कार्बन और उच्च नमी की मात्रा और कम ताप क्षमता होती है। ठीक है, तो ये लो क्वालिटी का कोयला है। हाई क्वालिटी का यहाँ पे एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जीवाणु कशाभिका के 3 भाग क्या है? जीवाणु कशाभिका के 3 भाग है, तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। ठीक है, तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। बात की जाए आधारीय शरीर, यह कोशिका द्रव्य झिल्ली और कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। यह छल्ले से बना होता है जो कि मोट बी प्रोटीन से घिरा होता है। अंकुश जो है वो कशाभिका के आधार पर एक व्यापक क्षेत्र के लिए एक अंकुश एक नाम है। यह तंतु को आधार के मोटर प्रोटीन से जोड़ता है। तंतु एक पतली बालों जैसी संरचना है जो अंकुश से निकलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो ये है व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 एक ब्लीचिंग पाउडर है। व्यंजक चूर्ण नमकीन घोल में बिजली प्रभावित करने पर उत्पन्न क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 के साथ अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाती है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण के बारे में जान लेते हैं। व्यंजक चूर्ण का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग में कपास, लिनन के व्यंजक के लिए व्यंजन एजेंट के रूप में, कागज निर्माण उद्योग में लकड़ी की लुगदी को व्यंजित करना, लॉन्ड्री में धुले कपड़ों को व्यंजित करना आदि शामिल है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिए गए हैं फैक्ट्स, उनको जान लेते हैं। धुलाई का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा Na2CO3, मीठा सोडा NaHCO3 वॉशिंग, ये मीठा सोडा बैंकिंग सोडा जिसे बोला जाता है। जिप्सम का होता है CaSO4 into 2H2O। जिप्सम CaSO4 into 2H2O। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा SSC CGL 2022 1 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट का पेपर। नेक्स्ट पेपर आपको जल्दी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑन रखें, ताकि जब भी नेक्स्ट शिफ्ट का वीडियो आए तो तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, कल की डेट में ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो जब भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।